8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में, कंगना, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी चुनाव मैदान में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठे पीएम। समुद्र के बीच पीएम मोदी की ध्यान साधना, उसी शिला पर बैठे पीएम जिस पर बैठे थे विवेकानंद। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। याचिका में अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने कहें। सेक्स स्कैंडल मामले में ब्रजल की 35 दिन बाद भारत वापसी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसटीएफ ने किया अरेस्ट। आज पेशी, मां से कल होगी पूछताछ। विभोग की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली। स्वाति मालीवाल मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली। और 7 राज्यों में हीटवेव से 79 की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा 44 लोगों की गई जान। आज से गर्मी से राहत के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्याकुमारी में ध्यान में मग्न हैं। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में पीएम ध्यान लगा रहे हैं। 5 घंटे तक ध्यान के बाद 1 जून की शाम को वो बाहर आएंगे। कन्याकुमारी में दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना ध्यान इसी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू किया। ये ध्यान पीएम ने गुरुवार शाम को 6:45 पर शुरू हुआ था और अब 1 जून की दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पूरे 45 घंटे तक ध्यान मग्न रहेंगे। इस दौरान वो किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और सिर्फ नारियल पानी, ग्रेप जूस और पानी ही ग्रहण करेंगे। ध्यान की इस प्रक्रिया में पीएम मोदी 40 घंटे तक मौन धारण करके रखेंगे और ध्यान मंडपम में जो बड़े से ओम की आकृति है, वहां उनका ये ध्यान चल रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार की सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और फिर ध्यान में लीन हो गए। तो प्रधानमंत्री की ये ध्यान यात्रा 45 घंटे का ध्यान, 40 घंटे का मौन व्रत भी इसमें शामिल है। रॉक मेमोरियल पर ध्यान में बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्वामी विवेकानंद भी इसी शिला पर ध्यान मग्न के लिए बैठे थे और उसी जगह पर प्रधानमंत्री ध्यान के लिए बैठे हुए हैं। आपको बता दें 45 घंटे का ये ध्यान, 40 घंटे का मौन व्रत भी इसमें शामिल है। तो प्रधानमंत्री की ये यात्रा तय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री कल कन्याकुमारी पहुंचे और कल से उनका ध्यान की शुरुआत हुई और ये ध्यान अब 1 जून तक चलेगा। खबरों में अब बात करते हैं मौत की गर्मी की। इटावा से पहली खबर आपको दिखा रहे हैं। जनपद ऑरेंज जोन में आने के साथ अब भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है, जिसको लेकर इटावा का आपदा प्रबंधन विभाग व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें, अगर बात करें आपदा प्रबंधन की, तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जनपद इटावा में हीट वेव से बचने के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कंट्रोल रूम जिला मुख्यालय पर स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हीट वेव से बचने के उपाय हेतु एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए जिला अस्पताल में रोगियों का तांता भी लगने लगा है। जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर ए.के. वर्मा ने बताया कि हमने अपने इमरजेंसी वार्ड में पर्याप्त रूप से ओआरएस का घोल और पानी की समुचित व्यवस्था कर ली है। इसी के साथ आम जनमानस से भी अपील की है कि सुबह 11 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक अगर कोई काम ना हो तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। वहीं आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ उन्नीस दुबे ने बताया कि इटावा जनपद रेड जोन से केवल 1 कदम पीछे रह गया है और ऑरेंज जोन के तहत हाई अलर्ट पर है और लगातार यहां तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो हमने इमरजेंसी में अलग से व्यवस्था कर रखी है मेल और फीमेल वार्ड में। दूसरा, आइस पैक की व्यवस्था कर रखी है, ओआरएस की व्यवस्था कर रखी है और वाटर कूलर जहाँ तक है हम ठंडा पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरजेंसी के बिल्कुल ठीक बाहर प्राइवेट संस्था द्वारा
स्वच्छ शीतल पेय दिया जा रहा है तीमारदारों मरीजों को, इसलिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली सुचारू रूप से रखी जा रही है, जिससे फैन और एसी चलते रहें। अभी तक जितने मरीज आए हैं उसमें से पर डे कम से कम 3-4 मरीज ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सुल्तानपुर में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, जहां स्लीपर कोच में सफर कर रही एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में भी लगातार हीट वेव के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ की रहने वाली किशोरी देवी अपने बेटे प्रदीप महतो और बेटी सरिता के साथ छपरा से हरिद्वार एक्सप्रेस में बैठी और चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई, लेकिन वाराणसी पार करने के बाद किशोरी देवी और उसके बेटे प्रदीप की तबीयत बिगड़ गई। सुल्तानपुर पहुंचने पर तत्काल उन्हें रेलवे कर्मचारियों द्वारा उतरवा लिया गया और जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां किशोरी देवी के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रदीप महतो की तबीयत अभी भी बिगड़ी हुई है। डॉक्टर की माने तो आशंका यह है कि हीट वेव के चलते ये घटना हुई है। मृत अवस्था में एक शव आया है, तो जो सस्पेक्टेड है कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, उस वजह से उसको मॉर्चरी में रखाया गया जा रहा है। तो उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि क्या कारण है उनकी मौत का। उनके साथ कोई और भी मरीज? हाँ, उनके साथ जो आए हैं उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड ही है ना, बेटे हैं, उनके बेटे हैं और उनकी भी कंडीशन सही नहीं है। शॉक में है, कार्डियोजेनिक शॉक है उनको, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में है। तो अभी तो प्राथमिक उपचार हम कर रहे हैं, देखते हैं अगर मैनेज हो पाएगा तो यहाँ रखेंगे, अदरवाइज उसको आकर हायर सेंटर भेजेंगे। भाई तो ठीक था, अचानक मम्मी मतलब थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी तो सो रहे थे, फिर नीचे सो गए थे, फिर उसके बाद मतलब ऐसे मुंह से ना ऐसे थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे और उल्टी कर रहे थे। पानी पीने के लिए उठे थे, फिर ऐसे लेट गए, बेहोश हो गए। क्या है पूरा मामला? घटना जैसे कि हमारे एसएस महोदय का द्वारा हमें मिला कि महिला जो हरियर एक्सप्रेस ट्रेन में काफ़ी सीरियस है, उसको अटेंड किया गया। तो हमारा स्टाफ एएसआई और कांस्टेबल पहुँचे। तो पहुँचने के बाद डॉक्टर के द्वारा सीरियस बताते हुए रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पर अभी भी सूचना जो प्राप्त हुई है कि जैसा हमारा स्टाफ ने बताया, साहब ने बताया कि मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने बताया कि डेथ हो गई है और उनका लड़का जो है वो थोड़ा सदमे में आ गया है, तो उसको भी एडमिट कर दिया गया है। तो देश में लगातार मौत की गर्मी का सिलसिला जारी। पूरे बिहार में हीट वेव का भी कहर जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले हीट वेव की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। राज्य में चुनाव कार्य में लगे 6 कर्मियों की आज मौत हो गई। छपरा में 2 कर्मियों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में भी चुनाव कार्य में लगे 3 कर्मी हीट वेव के शिकार हो गए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरवल जिले में भी हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, जहां 15 कर्मचारी समेत 40 से अधिक चुनाव कर्मचारी बीमार हो गए। सदर अस्पताल में सभी का इलाज कराया जा रहा है। छपरा में आज सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, यहाँ का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं अस्पताल में 25 से ज़्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचे। आपको बता दें, मुफ्तलिस थाना क्षेत्र और नगर थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा से 2 अज्ञात लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां लाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है दोनों चुनाव ड्यूटी में तैनात थे। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी और आपको बता दें भाकपा माले के अध्यक्ष समेत अन्य लोग शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार में 19 लोगों की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक से ये मौतें हुई हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। चार चुनाव कर्मी हैं जिनकी अभी तक डेथ हुई है। एक कंफर्म जो है पटना में, वो अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। 4 यहाँ पे डेथ हुई हैं। हीट स्ट्रोक है सीवियर। आज ज्वाइनिंग थी पोलिंग पर्सनल की और हर एक डिस्पैच सेंटर पे इंतज़ाम भी था, जहाँ पे उनके मेडिकल टीम थी, पीने के पानी, शेड की व्यवस्था थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का दिन हम लोग के लिए काफ़ी ये रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में आज इमरजेंसी में लोग रिपोर्ट किए हैं अलग अलग क्षेत्रों से हीट वेव से जो प्रभावित हुए थे।
उसी कड़ी में एक होमगार्ड जो जवान थे यहाँ हेमनारायण जी, गोपालगंज के रहने वाले थे, उनकी आज डेथ हो गया। तो हम लोग कल भी हम लोग की पार्टी ज्वाइन करेगी अलग अलग जगह पे। तो इसको लेकर के हम लोग ज़िले को पूरे जो चिकित्सक हैं वो अलर्ट पे हैं, और सभी जो टीम है हम लोग की सदर अस्पताल में एक डेडिकेटेड वार्ड है जो कि काम कर रहा है, और काफ़ी लोग ठीक होके भी गए हैं। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। मई का महीना का आखिरी दिन आज है और कल लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है। अब आपको बता दें, आसमान से बरस रही आग के चलते लोगों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। बीते 6 चरणों का मतदान प्रचंड गर्मी के बीच संपन्न हुआ है और 7वें चरण से पहले गर्मी अपने सवाब पर नजर आ रही है। ऐसे में तेज गर्मी की वजह से पटना साहिब और वाराणसी में कम वोटिंग की संभावना देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश गर्मी से झुलस रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लोगों के लिए रोजमर्रा का काम भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि इतनी तेज गर्मी कभी नहीं झेली थी। गर्मी से निपटना भारी मुश्किल का काम है। इतना न गर्मी पड़ रहा है कि दो को कूलर लगाए हुए हैं, फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। इतना न बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। नहीं, आज तक के तो हमें 55 बरस हो गया, लेकिन आज तक का ऐसा गर्मी हम नहीं देखे थे। इतना तो ज़्यादा गर्मी हमको महसूस नहीं हुआ सर पहले। अभी तो बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, पसीना सा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी तक अपने उम्र में इतना गर्मी नहीं अनुभव किया। बहुत गर्मी लग रहा है, जैसे आदमी गश्ती देगा गिर जाएगा, उस टाइप का गर्मी लग रहा है। घर में भी राहत नहीं महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से पहले तापमान नीचे जा सकता है। उस दिन पटना साहिब लोकसभा सीट पर चुनाव के आखिरी दौर में वोट डाले जाएंगे। परसों जो चुनाव होने 1 तारीख को, और जैसे पटना हुआ, आरा हुआ, इन सभी जिलों में आप देखेंगे तापमान में थोड़ी सी कमी आ रही है, कल से फॉल होंगे, बट स्थिति वही रहेगी कि 40 से 42 डिग्री के आसपास तापमान रहेंगे, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो लोगों को उमस वाली गर्मी जो है महसूस होती रहेगी। लोगों को थोड़ा सा उसमें है कि पानी पीकर मतलब अच्छे से पेय पदार्थ लेते रहना है, और छाये में जितना हो सके उतना देर रह करके आप अपनी काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी लोग बदहाल हैं। वहां तेज लू चल रही है। गर्मी तो इतनी है कि बर्दाश्त के बाहर सर। दिन भर पर्ची काटने का काम है, उसमें भी कुछ बचत नहीं, तो क्या मालिक को दें और क्या हम लोग कमाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई राहत नहीं है सर, ये मजबूरी में रखना पड़ रहा है थोड़ी बहुत, मतलब 100 में 5% आप समझिए। तापमान काफ़ी बढ़ गया है, शायद 48 से भी ज़्यादा तापमान हो गया। लोग बीमार हो रहे हैं, और बीमारी की वजह से शायद आज बनारस में न्यूज़ में दिया गया है कि 13 लोगों की मौत हुई है। इससे होता महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में और तापमान बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे। वाराणसी के वोटरों को लगता है कि लू की वजह से वोटिंग कम हो सकती है। देखिए, गरीबों के जो है वोटों से और अमीरों के नोटों से जो है सरकार चलती है, तो जो गरीब है वो घर से बाहर निकलेंगे, जो एसी में वो थोड़ी ना आएगा वोट देने के लिए। हमारे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, और जो मिडिल क्लास से जो सवर्ण जो पिछड़े हैं, वो सब आके वोट देंगे, लेकिन अमीर अपने घर में बैठा रहेगा। वोटिंग होगी, लेकिन परसेंटेज काफ़ी कम रहेगा उसका, 45 से 50 के बीच में रहेगा। गर्मी के हिसाब से वोटिंग कम तो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा तैयारी किया जाए सही तरीके से जल का और मतदाताओं के सुख सुविधा का गर्मी के हिसाब से, तो वोटिंग परसेंटेज ठीक रहेगा। वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव के आखिरी दौर में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वोट की गिनती 4 जून को होगी। खबरों करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अब लोगों को पानी का संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। पानी संकट को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड को कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति जल बोर्ड ने शुरू कर दी है, लेकिन पानी की आपूर्ति अभी नाकाफी साबित हो रही है। आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में रोज लोगों की भारी भीड़ लगती है और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन पानी की भारी कमी है। कई जगहों पर पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो पा रही है। पानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में रोज लोगों की भारी भीड़ लगती है।
पानी की बोतल ले रहे हैं जी, 25-25, 30-30 रुपए की बोतल ले रहे हैं। पीने के लिए पानी की समस्या बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ कोई सुनने के लिए अधिकारी नहीं है। में पानी नहीं आ रहा, ना बोर है, ये टैंकर के सारे जी रहे, कंप्लेंट करते तो 8-10 दिन के बाद पानी कभी भेजते भी नहीं। तो कैसे आप वहाँ पे मैनेज करते हैं अभी पानी? अब कहीं ब्लैक में मिल जाता है 250 रुपया लीटर 1000, कहीं 300 रुपये 1000, उससे करते हैं। पानी का कैसा कर रहे हैं फिर आप? यही ब्लैक से ले लेते हैं। पानी नहीं आ रहा, 10 साल हो गए बिना पानी का गुजारा कर रहे हैं। प्राइवेट टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं, ना पीने का पानी है, घर में बड़ी दिक्कत है। ऑफिस वाले वैसे ही जाते हैं। पानी खरीदते हो कैसे, क्या करते हैं? पानी खरीदते हैं, खरीद के भी नहीं मिल रहा। पानी की कमी को देखते हुए डीजेबी पूरी दिल्ली में पानी की राशनिंग कर रही है। डीजेबी ने पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। हम दिल्ली जल बोर्ड की 200 इन्फोर्समेंट टीम्स बना रहे हैं जो वाटर वेस्टेज को चेक करेंगी। इन इन्फोर्समेंट टीम्स को भी हेड करने के लिए एक सीनियर आईएएस अफसर को लगाया जा रहा है जो पूरी दिल्ली में इन 200 इन्फोर्समेंट टीम्स इनके द्वारा काटे जा रहे चालान एटसेट्रा को वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे। दिल्ली बीजेपी ने पानी की बर्बादी रोकने का कदम सही बताया है। साथ में ये भी कहा कि सरकार को पहले पानी की चोरी और सप्लाई लाइन घाटे पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मुद्दे संकट बढ़ाते हैं। पानी की कमी दूर करने के लिए इनसे निपटना जरूरी है। कल जो इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये का चालान लगाएंगे, 2000 रुपये का चालान नहीं है, अब ये टैंकर माफिया को बढ़ाएंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होगी और हर गाड़ी के चक्कर के जो पैसे बचेंगे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी और नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। पानी की कमी से लोग गुस्से में हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ महिलाओं ने समस्या के तत्काल और असरदार समाधान की मांग करते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने रोजमर्रे की परेशानियां बताई और अधिकारियों से फौरन कार्रवाई की मांग की। मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी ठोस स्कीम जल बोर्ड ने ली हो जिसमें कि सिर्फ ये एक सिंगल एम हो कि हम ये वाटर जो वेस्टेज हो रही है इसको ख़त्म करें। अब जब तक वो ख़त्म नहीं होगी, 40% पानी इस तरह वेस्ट हो जाएगा, कम वैसे ही कम आ रहा है, तो कैसे ये प्रॉब्लम हल होगी। तो विंटर में भी वही है, समर में भी वही है। तो ये समर का तो चलो एक बहाना है कि थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, मगर विंटर में कौन सा दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हरियाणा को ब्लेम करते रहो, हरियाणा पंजाब को ब्लेम करते रहे, इससे कुछ होना नहीं है। दिल्ली में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए आम लोग और नेता दोनों तत्काल जरूरतों को पूरा करने और आने वाले समय में पानी की कमी रोकने के लिए लंबे समय के उपाय लागू करने पर जोर दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन चिलचिलाती गर्मी में राम मंदिर में पूजा करने वालों की सुविधा के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। श्रद्धालुओं के आपको बता दें पीने के लिए लिक्विड, एयर कूलर और छायेदार जगहों में बैठने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन चिलचिलाती गर्मी में राम मंदिर में पूजा करने वालों की सुविधा के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। श्रद्धालुओं के आने के लिए लिक्विड, एयर कूलर और छायेदार जगहों में बैठने के बंदोबस्त किए गए हैं। अपनी चरम सीमा पर गर्मी है, टेम्परेचर 50 का पारा छू रही है। ऐसे में ट्रस्ट ने जो यात्री दर्शनार्थी आ रहे हैं, यात्री सहायता केंद्र का निर्माण किया है, जिसमें 500 कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े कूलर रखे हैं, गर्मी से बचाव का व्यवस्था कर रखी है, ठंडी पानी की मशीनें लगी हुई हैं, प्रसाधन सुविधा उपलब्ध है और साथ में हम ORS का घोल
यात्रियों को दे रहे हैं, जिससे कि उनकी तबीयत गड़बड़ ना होने पाए, उनके पेट में कोई खराबी ना आने पाए, गर्मी न लगने पाए। अस्पतालों में गर्मी से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे इस कड़ी धूप में जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए पूरी संभावित जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हैं और ट्रस्ट की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल के सहयोग से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है यात्रियों को चिकित्सा व्यवस्था में। इनके लिए पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था और इसके साथ साथ जितने भी पेशेंट अगर उनको फीवर है, जनरल पेशेंट जितने भी हैं उसके लिए ट्रीटमेंट प्लस इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। राम मंदिर में पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वह गर्म मौसम से निपटने की सुविधा से संतुष्ट हैं। गर्मी में ठंडा पानी है, कुछ ORS का पानी है, उधर शिविर लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों की वो तपासनी करते हैं, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं। पुलिस इस मौसम में लोगों को हाइड्रेट रहने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैला रही है। अयोध्या में रोजाना लाखों श्रद्धालु राम मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। नए मंदिर का उद्घाटन इस जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी की चपेट में पूरा देश नजर आ रहा है। गर्मी की वजह से कई जगहों पर वाटर क्राइसिस की समस्या भी खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। पानी की किल्लत की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी की वजह से कई जगहों पर वाटर क्राइसिस की समस्या खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। पानी की किल्लत की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शन करने आने वाले तीर्थयात्रियों का कहना है कि होटलों में उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। पानी के चलते इतना किल्लत है कि जो रूम का मैं 800 रुपया देता था, 600 रुपया देता था, वो मुझे 2000 रुपए में लेने पड़ रहे हैं। पानी की किल्लत की वजह से यात्री बहुत परेशान है। रूम मिल नहीं रहा है। कहीं जाओ वो बोल रहा है अभी पानी नहीं है, दिक्कत है। किसी में मिल रहा है तो मुंह मांगा, मतलब 2000 रुपया कीमत ले रहे हैं। वो भी तो परेशान है, उनको भी तो पानी खरीद के इंतजाम करना पड़ रहा है। उधर होटल मालिकों का कहना है कि वे पानी रिस्टोर करना चाहते हैं ताकि तीर्थयात्रियों को कम रेट पर कमरे दे सके। पानी की बहुत दिक्कत है। जो टैंकर हैं 6,000 5,000 में लेने पड़ते हैं, वो भी पानी नहीं मिल रहा है। आज भी पता है गाड़ियां नहीं आ रही है, कोई रियासी से, कोई टिकरी से, कोई कहीं से, लेकिन बहुत दिक्कत है। यात्रियों को कैसे लगाएं हम भी कमरा, 500-600 का कैसे कमरा लगाएं, लेकिन पानी के बिना यात्री नहीं रुकेगा। पानी की बहुत समस्या है। जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि वे अलग अलग जगहों से पानी का चार्ज लेकर लोगों को पानी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। हमने 3 सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, चांडवा, झज्जर और भागता। चांडवा में पहले भी पानी मिलता था, उसको थोड़ा सा रेगुलेट किया हल्का सा, ज़्यादा हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। मेन जो हमने एक्शन लिया वो झज्जर पे एक प्राइवेट लोग चला रहे थे, मनमानी हो रही थी, उसकी बहुत शिकायत भी आ रही थी और वो हमारा 60 to 70% सोर्स है। उसको टेक ओवर किया, जल शक्ति विभाग चला रहा है उसे। और तीसरा एक नया सोर्स ऐड किया गया भागता में। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके जरिए लोगों से अपील की जा रही है कि वे पीने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करें, दूसरे कामों के लिए नहीं। और देश की बात में आगे बढ़ेंगे। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा सामने आया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, डबरानी के पास चट्टान गिरने से हादसा हुआ है। तो उत्तराखंड के देहरादून से ये बड़ी खबर, पहाड़ी में आग लगने से चट्टान गिरने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, चट्टान गिरने के कारण कुछ लोगों के दबे होने की भी खबर सामने आ रही है। पुलिस, SDRF, NDRF रेस्क्यू में जुटी हुई है। हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।
5 घायलों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ये अहम खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोका गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, गंगोत्री और हरसिल के बीच करीब 500 वाहन रुके हुए हैं। ये वाहन फंसे हुए हैं। मार्ग से बोल्डर को हटाने का कार्य लगातार जारी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें, डबरानी के पास चट्टान गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ी में आग लगने से चट्टान गिरने से हादसा हुआ है। चट्टान गिरने के कारण कुछ लोग इसके नीचे दब गए हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 5 घायलों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक व्यक्ति की मौत की खबर फिलहाल सामने आई है। पहाड़ी से अभी भी पत्थर गिरने की खबर सामने आ रही है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोका गया है। गंगोत्री और हरसिल के बीच करीब 500 वाहन, इनको रोका गया है। मार्ग से बोल्डर हटाने का कार्य लगातार जारी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा देखने को मिला है। डबरानी के पास चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, चट्टान गिरने से, आग लगने से, पहाड़ियों पर आग की घटनाएं जिस तरीके से लगातार घट रही हैं, ऐसे में आग लगने से चट्टानें भरभरा कर गिर रही हैं, ऐसे में ये बड़ा हादसा सामने आया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस हादसे पर? बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार 4 धाम यात्रा जो है वो चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं। चाहे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें या बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करें, लेकिन जो बड़ी ये तस्वीरें जो है वो अभी बयां कर रही है कि गंगोत्री राष्ट्रीय जो मार्ग है, डबरानी के पास एक बड़ी चट्टान आने से, भूस्खलन होने की वजह से जो है 5 लोग जो है उसमें घायल हो गए और एक की मौत जो है उसी दौरान जो है वहां पर हो गई है। 5 जो घायल है उनको हरसिल के जो बेस अस्पताल है वहां पर उनको रेस्क्यू करके वहां पर पहुंचाया गया है। फिलहाल जो आवाजाही है जो गंगोत्री नेशनल हाईवे की, उसको अभी फिलहाल रोका गया है क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर जो है वो राष्ट्रीय मार्ग पे आ गए हैं और आगे कोई इस तरीके की स्थिति ना बने तो जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पर तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस बल जो है इस समय व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर बना रहा है। ट्रैफिक जो है फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार हम मनोज देख रहे हैं कि लगातार पहाड़ों पर आगजनी की भी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लगातार टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून सहित जो देहरादून का टेम्परेचर है वही 42 और 43 अधिकतम जो है 2 से 3 दिन तक लगातार पहुंच रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चारों धामों पे लगातार यात्री जा रहे हैं और लगातार जो पहाड़ों पर जो अधिकतम तापमान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से जो चट्टानें हैं उनके खिसकने का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी हालांकि बरसात शुरू नहीं हुई है, मानसून जो है 20 तारीख के बाद जो है वो अगले माह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन ये गंगोत्री नेशनल हाईवे की जो ताजा तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें एक जो है एक युवक की इसमें मौत हो गई है, 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जैसे निश्चित रूप से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। राजेश वर्मा जी, इस खबर पर अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 5 घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आई है। तो ये बड़ा हादसा घटित हुआ है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बात करेंगे आखिरी घमासान, आग बरसा रहा आसमान। जहां एक तरफ टेम्परेचर पूरी तरह से हाई नजर आ रहा है, तो वहीं कल 7वें चरण का मतदान संपन्न होना है। आपको बता दें कि कुल 13 जिलों में कल चुनाव है, जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया समेत अन्य जिले भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश
के इन 13 जिलों में कल मतदान है। ऐसे में आज चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। खासतौर से दो हाथ, आपको बता दें, 2 हाथ सीट ऐसे हैं जिसमें पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। ये 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें एक बनारस तो दूसरी गोरखपुर है, क्योंकि बनारस से खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही गोरखपुर में जहां एक तरफ रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहां खुद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मतदान होगा। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाला समय यहां किसका होता है, क्योंकि गोरखपुर में रवि किशन और काजल निषाद में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन विजयी होता है और कौन हारता है। ऐसे में आज गोरखपुर के विश्वविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, जो समय से पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान की तैयारी में जुट गई हैं। सातवें चरण में गोरखपुर जनपद में कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर लोकसभा के 5 और बांसगांव लोकसभा के 3 विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर जनपद में है। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 3271 पोलिंग बूथ हैं और उतनी ही पोलिंग पार्टियों को आज अपने अपने बूथ पर जाकर मतदान का कार्य सुनिश्चित कराना है, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कला संकाय, बारिश संकाय, दीक्षा भवन, इन सभी बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी ज़्यादातर पोलिंग पार्टियों ने अपनी सामग्री प्राप्त कर ली और बसों में बैठ कर निकलना भी प्रारंभ हो गया है। टोटल 3271 हमारे पोलिंग बूथ हैं, जिस पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे सभी मतदाता। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है, दिनांक 1 जून को। तो मेरी सभी मतदाताओं से भी अपील रहेगी कि अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर चुनाव से संबंधित सामग्री का वितरण प्रारंभ हो गया है। बलिया जिला अधिकारी कार्यालय में चुनाव सामग्री की वितरण की प्रक्रिया जारी है। पीठासीन अधिकारी के यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 1 जून को जनपद बलिया में मतदान होना है और कल के मतदान के दृष्टिगत आज पार्टी रवाना हो रही है। जनपद बलिया में 2 स्थानों से पार्टी रवाना हो रही है। कलेक्ट्रेट परिसर से बलिया, फेफना और रसड़ा की पार्टी रवाना हो रही है और मंडी स्थल से बांसडी, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड और बैरिया की पार्टी रवाना हो रही है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं और हमें उम्मीद है कि दोपहर तक पार्टी हमारी रवाना हो जाएगी और इसके पश्चात अन्य जो तैयारियां हम पूर्ण करके कल मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए? जनपद में 2606 पोलिंग बूथ है। हम रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। पुलिस लाइन में बनाया गया पोलिंग पार्टी, जो पोलिंग पार्टियों के लिए स्थल बनाया गया है, वहां पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पोलिंग पार्टियों के रवानगी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी के चलते ठंडा पानी और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। पुलिस लाइन में बनाया गया पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भीषण गर्मी के चलते ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस लाइन में बनाया गया पोलिंग पार्टी रवाना स्थल। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो भीषण गर्मी के चलते ठंडे पानी और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वाराणसी से खबर, लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। पुलिस लाइन में बनाया गया पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल। तो पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम खबर आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी से खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए अब पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवानगी स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है जहां 2 आईएएस अफसरों को मिला है अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें आईएएस पी गुरु प्रसाद और प्रमुख सचिव एफएसडीए का उनको चार्ज मिला है। वहीं आईएएस अनीता सिंह के सेवानिवृत्त होने पर यह चार्ज मिला है। आईएएस नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा का इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं आईएएस महेश गुप्ता के रिटायर होने पर इनको चार्ज मिला है। तो आईएएस गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव एफएसडीए बनाए गए हैं। ये अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। आईएएस अनीता सिंह के सेवानिवृत्त होने पर यह चार्ज दिया गया है। आईएएस नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार आपको बता दें प्रभार इनको मिला है। आईएएस गुरु प्रसाद प्रमुख सचिव एफएसडीए का इनको प्रमुख आपको बता दें अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईएएस नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। आईएएस महेश गुप्ता के रिटायर होने पर यह प्रभार इनको दिया गया है। तो लखनऊ से अहम खबर, 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पी गुरु प्रसाद को आईएएस अनीता के सेवानिवृत्त होने पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव ऊर्जा का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, 2 सीनियर आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है 3 आईएएस अफसरों का रिटायरमेंट था, जिसमें 2 विभाग महत्वपूर्ण थे और उससे किसी को चार्ज देना था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से जो है नियुक्ति नहीं हो पाई, इसलिए तो सीनियर आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया, जिसमें आईएएस पी गुरु प्रसाद को प्रमुख सचिव एफएसडीए का चार्ज मिला है। वहीं आईएएस नरेंद्र भूषण को ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार मिला है। और ये दोनों लोग पर जो विभाग थे, इसके आईएएस अनीता सिंह के जो है सेवानिवृत्त होने से पद खाली हुआ और वहीं महज रिटायरमेंट होने के बाद जो है प्रमुख सचिव ऊर्जा का पद खाली हो गया था। इसलिए शासन ने तत्काल प्रभाव से निर्वाचन आयोग से लेके की आदेश लेके कि कम से कम अतिरिक्त प्रभार जो आईएएस अफसरों को कर दे दिया जाएगा, जिससे जो काम है वो रुकेगा नहीं, काम चलता रहे। उसके बाद जब आचार संहिता खत्म होगी तो किसी अफसर को जो है इन विभागों पे तैनाती कर दी जाएगी। निश्चित रूप से कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि सीनियर आईएएसों के रिटायर होने के बाद ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2 प्रमुख सीनियर आईएएस अधिकारियों को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस नरेंद्र भूषण को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस महेश गुप्ता के रिटायर होने पर यह अतिरिक्त चार्ज उनको मिला है। तो 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस ने पेश की है मानवता की मिसाल। बुजुर्ग का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के फरीदीपुर में अकेले रहता था बुजुर्ग। कल शाम बीमारी के चलते उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद गुलाला घाट में कराया अंतिम संस्कार। डीसीपी पश्चिम ने अर्थी को कांधा देते हुए पहुंचाया घाट। एसएचओ ठाकुरगंज ने पुलिस के साथ पूरा इंतजाम कराया। क्षेत्रीय लोगों ने की पुलिस के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा। तो मानवीय चेहरा पुलिस का ये सामने आया है। एसएचओ ठाकुरगंज ने पुलिस के साथ अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कराया। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की है। तो समय समय पर ऐसे मानवता की मिसाल पुलिसकर्मियों के द्वारा पेश की जाती है और ऐसी ही तस्वीरें आज लखनऊ से सामने आ रही हैं। बुजुर्ग का पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। ये बुजुर्ग अकेला रहता था। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के फरीदीपुर में अकेले रहते थे ये बुजुर्ग, जिनकी बीमारी के चलते कल मौत हुई थी। और आज पोस्टमार्टम के बाद गुलाला घाट में उनका अंतिम संस्कार कराया गया पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में। डीसीपी पश्चिम ने अर्थी को कांधा देते हुए उनको घाट तक पहुंचाया और तमाम पुलिसकर्मियों के द्वारा एसएचओ ठाकुरगंज की अगुवाई में सारा इंतजाम कराया गया। तो पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की है। तो इस तरीके के मानवता की मिसाल लगातार पुलिस के द्वारा देखने को मिलती रहती है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अगली खबर है जहां लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के पैठ बाजार से बच्चा चोरी हुआ है। 2 महीने का बच्चा चुराकर फरार हुई महिला। रिश्ते की भाभी के साथ आपको बता दें पैठ बाजार में आई थी युवती।
हरिद्वार की रहने वाली बताई जा रही युवती। पीड़ित मां ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बच्चा चोरी युवती की तलाश कर रही पुलिस। तो बच्चा चोरी करने वाली युवती की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के पैठ बाजार का है पूरा मामला। तो बच्चा चोरी करने वाली युवती की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र के पैठ बाजार का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से अहम खबर, लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के पैठ बाजार से बच्चा चोरी हुआ है। 2 महीने का बच्चा चुराकर फरार हुई है महिला। तो रिश्ते की भाभी के साथ पैठ बाजार आई थी युवती। इस दौरान युवती ने इस घटना को अंजाम दिया। हरिद्वार की रहने वाली बताई जा रही है युवती। कितने बजे की घटना है ये? जिसने बच्चा चोरी किया उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? जी है रजवन। नहीं, वो रहने वाली कहाँ की है? वो ज्वालापुर बता रही थी जी। आपकी ससुराल कहाँ पर है? यहाँ कब आई थी मेरठ? कल आई थी। कितने महीने के बच्चे को लेके आपके? 2 महीने का बच्चा है। क्या करने पहुंची थी आप पैठ बाजार? जी वो यूँ कहने लगी, दीदी मैं शादी में नहीं आई थी, तो मैं बच्चों को कपड़े दिलाऊंगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बढ़ती महंगाई से परेशान गृहिणियों ने के न्यूज की टीम को बताया अपना दर्द। आपको बता दें, लगातार हर एक खाने पीने वाली चीजों के बढ़ते दामों ने तो आम इंसान का जीना हराम पहले से ही कर रखा था, पर अब महिलाओं के किचन में भी काफी फर्क आने लगा है। महिलाओं ने सिलेंडर, दूध, चीनी, दालें सहित कई चीजों का जिक्र करते हुए बताया कि पहले हमारा किचन खाने पीने वाली चीजों से भरा रहता था, लेकिन अब खाली डिब्बे व आधे डिब्बे ही किचन में रहते हैं। तो वहीं दूसरी गृहिणी ने बताया कि अब चाय भी एक बार ही हम लोग पीते हैं, क्योंकि अब बच्चों को पालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो बढ़ती महंगाई, क्या कहना चाहेंगी पहले से अब में आपकी रसोई में कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया है। पहले की अपेक्षा बहुत महंगाई आ गई है। इतना आ गई है कि रसोईया में जो है हर चीज़ भरा रहता था, अब देखिए तो सारा चीज़ हमारा खाली पड़ा हुआ है। इतने कम में, इतने ज़रूरत के भी चीज़ कम में चला पा रहे हैं। और पहले 2 बार चाय पीते थे, अब 1 ही बार चाय पीना पड़ रहा है। इतना महंगाई हो गया चीनी में, तेल में, कि सरसों का तेल भी जो है इतनी महंगी हो गई है कि हम लोग का काम चलना मुश्किल हो गया है। बच्चों महंगाई से आम गृहिणियों पे कितना फर्क पड़ रहा है और आम गृहिणियों की रसोई में कितना फर्क पड़ रहा है, ये जानने के लिए आज के न्यूज़ की टीम गली मोहल्ले में लोगों के घर घर जाकर गृहिणियों से बात करी और जान रही है कि पहले से अब में उनकी रसोई में कितना फर्क पड़ा है। क्योंकि चुनाव के पहले भी काफ़ी महंगाई थी, चुनाव के समय भी महंगाई थी, अब चुनाव खत्म हो सके किस तरीके का परिवर्तन आने वाला। आइए बात करते हैं गृहिणियों से और जानते हैं कि पहले से इनकी रसोई में कितना फर्क पड़ता है। सीधे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? दीदी दीक्षित। मैडम क्या कहना चाहेंगे, कितना फर्क पड़ा है पहले की अपेक्षा अब आपकी रसोई में? कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले क्या है, महंगाई बिल्कुल भी इतनी ज्यादा नहीं थी, अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले ये डिब्बे भरे रहते थे हमारे, अब ये खाली हैं। ये डब्बे देख सकते हैं आप लोग, ये खाली हमारे डब्बे हैं। तो क्या कर सकते हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। दालें महंगी हैं, शक्कर इतनी महंगी हो गई, चाय पत्ती महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया, बच्चों को हम दूध नहीं पिला सकते, चाय तो बहुत दूर की बात है, बच्चे भी हमारे नहीं दूध पी पा रहे। क्या कर सकते हैं, महंगी तो भाई महंगाई बढ़ी रही है, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि उससे भी क्या कोई खासा रसोई में आपकी फर्क पड़ा है? सिलेंडर तो इतना महंगा हो रहा है कि मोदी जी ने सिलेंडर बांट दिए हैं, भरवाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से भरवाएंगे? इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने तो सिलेंडर बांट दिए हैं, अब हम लोग भरवाए कहाँ से? उसके लिए भी तो हम लोगों को पैसे चाहिए ना। तो हम लोग से कहा इतना आसमान छू रहा है, 8-8, 9-9 1-1 हज़ार का सिलेंडर आ रहा है, तो हम लोग कहाँ से भरवाएंगे सिलेंडर? तो देखिए, ये एक आम गृहिणियों की राय है जो बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से उनके किचन में काफी फर्क पड़ा है। कानपुर से सुरेश सविता, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुरान की आयत नंबर 233 का गलत अर्थ निकालकर फिल्म निर्माता ने फिल्म को प्रदर्शित किया है, जिससे नाराज मुस्लिम समुदाय ने फिल्म को बैन करने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को डीएम द्वारा ज्ञापन सौंपा है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके की फिल्में एक समुदाय को आहत करती हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ता है और देश का सौंदर्य खराब होता है। इस तरीके से फिल्मों पर बैन लगाया जाए ताकि किसी एक समुदाय को ठेस न पहुंचे और उसके धर्म के साथ खिलवाड़ न हो। इसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन दिया। रिलीज होने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 और एक्स मुस्लिम करके समीर जिसने कुरान पाक को जलाया और उसकी बेइज्जती की, उसके लिए देने के लिए आए। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने कहा है कि उसको दिल्ली भेजेंगे और कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या मांगे आपकी? ये इस तरीके से मतलब महीने 2 महीने में इस तरीके की हरकत की जाती है जिससे सिर्फ एक मज़हब को टारगेट करके और उसको भद्दा दिखाने की कोशिश की जाती है, बल्कि हमारे मज़हब में तो औरतों के माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बेटी को रहमत करार दिया गया है। लेकिन हम दो हमारे 12 जैसी मूवी बना करके मुसलमानों को जो है दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई गई और उसमें बहुत से भद्दे जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बहराइच से है, जहां जिले में बेखौफ लुटेरों ने एक रिटायर्ड वन दरोगा को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दे डाला। घायल रिटायर्ड वन दरोगा को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि शहर के घसियारीपुरा निवासी रिटायर्ड वन दरोगा शांति भोज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोंडा जा रहे थे। ट्रेन के चिलवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचने पर दारोगा ने एक युवक से सामने हटने की बात कही। इस पर उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया और 12,000 रुपए लूट लिए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया। यहां से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। क्या करते हैं? ये फॉरेस्ट में रिटायर्ड ऑफिसर। किस पद पे थे? ये दबन दरोगा। क्या हुआ आज, कहाँ गए थे? अब ये जा रहे थे, हमारे गांव पे आज रही थी, ट्रेन से जा रहे थे, चिलवरिया में ये कांड हुआ। क्या हुआ है? किसी ने चाकू मार दिया और कुछ लेकर भी गए इनका? हाँ, मोबाइल वगैरह सब ले गए। पैसा भी कुछ है? पैसा तो बताया नहीं। बता रहे हैं 12,000 रुपए लेकर। हो सकता है 12,000 रुपए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में एक अज्ञात युवक की हत्या कर उसका शव तमसा नदी पुल के नीचे फेंक दिया गया। तमसा नदी इस समय सूखी हुई है। उसका शव रक्त रंजित अवस्था में नदी के रेत में पाया गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की और शिनाख्त की कोशिश कर रही है। मामला थाना तारुण के एमी घाट का है, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया कि एक अज्ञात युवक का शव, जो कि सफेद शर्ट और जींस पहना हुआ था, युवक ने दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी, उसका शव तमसा नदी पुल के नीचे पड़ा मिला लोगों को दिखाई दिया। उसका चेहरा लहूलुहान था। माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर उसका शव पुल के नीचे फेंक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त करवाने की कोशिश की। उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। दिनांक 31/5/2024 को थाना तारुण क्षेत्र के अंतर्गत एमी घाट पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव को देखने से सिर पर कुछ चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं। मौके पर फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्करी हाउस भेजा गया है। शव के शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे अन्य प्रगति से अवगत कराया जाएगा। इस बीच सोनभद्र से अहम खबर सामने आ रही। इस वक्त की अहम खबर सोनभद्र से आपको दिखाएंगे। सोनभद्र से इस वक्त की अहम खबर, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की अहम खबर, हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों समेत 4 की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, गंभीर हालत में 3 मतदान कर्मी किए गए हैं रेफर। तो सोनभद्र से अहम खबर, चुनाव ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी है। तो हीट वेव का असर लगातार दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानलेवा गर्मी लगातार लोगों की जान लेने पर तुली है। प्रतिदिन 15 मरीज ऐसे मिल आ रहे हैं। सोनभद्र में हीट वेव का लगातार कहर जारी है। हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों समेत 4 की मौत हुई। आपको बता दें, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और सोनभद्र में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सोनभद्र में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों को गंभीर अवस्था में
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी की हालत बिगड़ी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हीट वेव की वजह से लगातार मौतों का जहां आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लगातार हीट वेव का कहर सोनभद्र में भी जारी है। देश और प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी ने अपना कहर मचा रखा है, ऐसे में जिले जिले इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनभद्र से ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हीट वेव की वजह से दो मतदान कर्मियों समेत 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीट वेव की वजह से पुलिसकर्मी घायल हुआ था। प्रतिदिन 15 मरीज आ रहे हैं जिला अस्पताल में, अधीक्षक के द्वारा ये बात कही गई है। सोनभद्र में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। तो हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। सोनभद्र में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। गंभीर हालत में 3 मतदान कर्मियों को रेफर किया गया है। चुनाव ड्यूटी पर आए पुलिसकर्मी की भी हालत बिगड़ी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, आखिरी चरण का चुनाव का कल मतदान होना है और गर्मी और हीट वेव से लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि लोग गस खाकर गिर रहे हैं। तमाम मौतों की खबरें भी इस तरीके के सामने आ रही हैं। आपको बता दें, कल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान होना है और ऐसे में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अरविंद्र दुबे सोनभद्र से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद्र, सोनभद्र में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। 2 मतदान कर्मियों समेत 4 लोगों की मौत की यह खबर सामने आई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में लगातार कल से ही कुछ स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है। तो न केवल मतदान कर्मी इससे परेशान है, बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी परेशानी बनी हुई है। अभी तक बताया जा रहा है कि कुल तकरीबन 4 मतदान कर्मियों की अलग अलग स्थानों पर मौत हुई है। सोनभद्र के जो रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल 2 की पुष्टि हो चुकी है सोनभद्र जनपद में मौत के मामले में। जिला अस्पताल के अधीक्षक की माने तो प्रतिदिन तकरीबन 15 मरीज ऐसे मामलों से होकर आ रहे हैं। जिले में हीट वेव से 2 मतदान कर्मियों को अभी तक मौत हो चुकी है, तो 3 कर्मी रेफर हैं। इनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है, हालत गंभीर बताई जा रही है। चुनावी ड्यूटी पर आए एक पुलिसकर्मी की भी इस घटना में हीट वेव का शिकार हुआ है। हीट वेव का सोनभद्र में कहर लगातार जारी है। हीट वेव से हजारों की संख्या में चमगादड़ों के मरने की बात भी अभी आई है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि हजारों की संख्या में चमगादड़ अचानक से मौत हो गए और लोगों का मानना है कि हीट वेव के ही शिकार हुए हैं। जी अरविंद, जिस तरीके से आखिरी चरण का कल मतदान भी होना है और गर्मी अपने सवाब पर है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से मतदान कर्मियों को कोई दिक्कत न हो, इंतजाम कैसे किए गए हैं? इंतजाम के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। न केवल इंतजाम बल्कि कल देर शाम सोनभद्र डीएम और एसपी द्वारा मतदान कर्मियों के साथ ब्रीफिंग की गई है। बाकायदा उन्हें सुझाव और समझाया गया है कि नहीं, एहतियातन तौर पे आप इन बातों की सावधानी रखें। बावजूद इसके कहीं न कहीं लापरवाही भी कह सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें तैयारियों में जुटा हुआ था। अंदर हम स्वयं गए थे, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी, वहां भी बेहतर इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके अचानक से पता चला कि तकरीबन 7 से 8 की संख्या में मतदान कर्मी बेहोश होने लगे बारी बारी से। सभी को लाया गया जिला अस्पताल, जहां पर 2 लोगों की थोड़ी देर के अंतराल में मौत हो गई है। तो बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी भी हालत गंभीर बनी हुई है, वो भी हीट वेव का शिकार हुआ है। जी तो अरविंद, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हीट वेव का कहर लगातार प्रदेश और देश में जारी है। ऐसे में मतदान ड्यूटी में पहुंच रहे तमाम मतदान कर्मियों की हालत भी बिगड़ रही है और सोनभद्र से ये ताज़ा खबर सामने आई है, जहां पर 2 मतदान कर्मियों समेत 4 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के अखनूर में गुरुवार को तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिरने से बड़ी दुर्घटना हो गई। इस हादसे में करीब 22 यात्रियों की जान चली गई। इस बस में अलीगढ़ समेत हाथरस, मथुरा व भरतपुर के महिला बच्चों समेत करीब 75 यात्री सवार थे, जिसमें अलीगढ़ जिले के नया गांव में एक ही परिवार के पति पत्नी व उनके 2 बच्चों समेत 12 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। हाथरस से श्रद्धालुओं को लेकर एक बस जम्मू के शिवखोड़ी जा रही थी। इस बस में हाथरस समेत अलीगढ़, मथुरा व भरतपुर के महिला बच्चों सहित करीब 90 लोग सवार थे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में गुरुवार को ये बस अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक और भीषण हादसे में महिला बच्चियों समेत करीब 22 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है, जबकि 50 से ज़्यादा
श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी का जम्मू अखनूर सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अलीगढ़ के गांव नया पहुंची एडीएम मीनू राणा ने बताया कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें 12 लोग हैं जो हादसे में नहीं बच पाए हैं। करीब 35 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं और कुछ सही अवस्था में भी हैं। यहां से प्रशासन की टीमें गई हुई हैं, वहां से उन लोगों को लाने का प्रयास कर रही हैं। तो देश के बाद में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का